जी, जी। दरेश। अ, राजनीति इतना लंबा विषय है कि जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। जी। लेकिन समय की बाध्यता है, मैं अपने दूसरे हिस्से में आता हूँ। दूसरा हिस्सा है, किसी भी देश के अंदर जो हमारी रोज़ी-रोटी है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि लोगों को खाने को रोटी मिल रही है क्या? देश की अर्थव्यवस्था किस किस्म की है? तो जो मेरे पास इनकम टैक्स के फिगर्स हैं, वो एक आईना पेश करते हैं, ये 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति का। करीब-करीब साढ़े 6 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब ये नहीं होता कि वो इनकम टैक्स भर रहे हैं, भर रहा है, क्योंकि सही है। निल इनकम टैक्स रिटर्न बहुत बड़ी संख्या में भरी जाती है, वो भी फिगर बता देता हूँ। सरकार ने कुछ फिगर देने बंद कर दिए कि एग्जैक्टली कितने लोगों ने भरा टैक्स। तो कोविड से 1 साल पहले के फिगर जो थे, वो 1 करोड़ 46 लाख थे। उसके बाद लोगों की इनकम कम हुई है, मैं आपको बताऊँ, बढ़ी नहीं है। बिल्कुल, चंद बिल्कुल। लोगों की बढ़ी होगी, लेकिन अधिकतर लोगों की इनकम कम हुई है। अब ये 6 करोड़ लोग, यानी कि कुल मिला के जो साढ़े 6 करोड़ लोग इस साल जिन्होंने भरा है, ये वो लोग हैं जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, यानी कि 21,000 रुपए महीने से ज्यादा इनकम है, जिन्होंने ये रिटर्न्स भरी हैं। लेकिन उसमें सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों ने 6.5 करोड़ में से टैक्स भरा है सिर्फ। 1.5 करोड़ का मतलब है कि कुल मिला के अगर उनकी फैमिली मेंबर को पकड़ दे तो 6 करोड़ होते हैं। ये 6 करोड़ वो लोग हैं जो टैक्स पेई हैं, और कुल मिला के अगर वो 6.5 करोड़ को ले लूं, तो उसको 4 के हिसाब से मैं कर लूं, तो ये 26 करोड़ की संख्या होती है पूरे भारत में फैमिली को मिला के, जिनकी आय सिर्फ 21,000 रुपए महीने से ज्यादा है। सिर्फ 21,000 से ज्यादा है। और 6 साढ़े 6 करोड़ लोग वो हैं भारत के अंदर जिनकी आय करीब 40,000 रुपए या उससे ज्यादा है। दोस्तों, जिस भारत में 140 करोड़ लोगों में कुल मिला के 25-26 करोड़ लोगों की आय 21,000 रुपए प्रति माह से ज्यादा हो, और बाकी जितने 115 करोड़ हैं, उनमें से 82 करोड़ के पास तो रोटी नहीं है, तो उसके बाद बचते हैं करीब ये 35 करोड़ लोग। तो ये 35 करोड़ लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिनकी इनकम 8,000, 10,000, 12,000, 14,000 है, जिनको कई बार आप गिग वर्कर्स कहते हैं, वेंडर्स कहते हैं, ठेले वाले कहते हैं, सब्जी बेचने वाले कहते हैं, या कुछ मजदूर हैं, बाकी लोग हैं, ये वो लोग हैं। इन हालातों के अंदर आप सोचिए कि हमारे जो देश की परिस्थिति है, वो क्या है कि गरीबी चारों तरफ आप देख सकते हैं, जिसे ढकने का प्रयास किया जाता है। लेकिन सरकार, उसके पास एक टूल है नोट छापने का, कि वो ज्यादा बोरोइंग करके लोन लेके अपना खर्चा चला ले, जिसे कहते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आज सरकार इतना ज्यादा लोन ले रही है, अगर हमारे पास लगभग 20-22 करोड़ का राजस्व आता है, तो उसके ऊपर हम 18 लाख करोड़ का हम लोन ले लेते हैं। ये केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं। यानी कि मुश्किल से हमारे पास 55 पैसे का एक किस्म से रेवेन्यू आ रहा है, और 45 पैसे हम बोरो कर रहे हैं। कर्जा सुरसा की मुंह की तरह बढ़ रहा है। हालात ये है कि आज से 4 साल पहले, कोरोना से पहले, भारत की सरकार ऑन एन एवरेज 5-5.5 लाख करोड़ की एक बोरोइंग करती थी हर साल खर्चा चलाने के लिए। अचानक से पिछले 3 सालों से ये बोरोइंग बढ़ के लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास आती है प्रति ईयर। रेवेन्यू नहीं बढ़ता है, सिर्फ कर्जा बढ़ता है, और अगले साल का कर्जा भी बढ़ गया है। आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों, 66 साल के अंदर भारत के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल जो कर्जा था, वो सिर्फ 55 लाख करोड़ था। आपके सामने भारत सरकार के बजट का स्क्रीनशॉट है। आप अंक थोड़े छोटे लिखे हैं, लेकिन लिखा हुआ है 31 मार्च 2022 को हमारे ऊपर जो कर्जा था, 23 को सॉरी, इसमें पहले पहले 2014 में चले जाते हैं। यहाँ पे लिखा है 55.87 लाख करोड़। हम राउंड फिगर करते हैं, बाहरी और आंतरिक कर्जा मिला के भारत के ऊपर 66 वर्षों के अंदर 55 लाख करोड़ का कर्जा था। उसके बाद हम आते हैं अगली शीट में, ये भी भारत सरकार के बजट से है,
यहाँ पर 31 मार्च 2023 जो आने वाले 2 महीने हैं, उसमें हमारा कर्जा होगा 152 लाख करोड़। लेकिन नीचे एक फुट नोट भी दिया है जिसमें बताया कि कर्जा एक्चुअली 155.31 लाख करोड़ होगा। इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो एक्सचेंज रेट रिवाइज होते हैं और कुछ और चीजों को रीवैल्यू किया जाता है, तो ये 155 लाख करोड़ है। यानी कि 66 साल में कर्जा होता है 55 लाख करोड़, और पिछले 9 साल में मोदी जी का जोड़ दे तो 155 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ की वृद्धि है। यहाँ पे मोटा-मोटा मैंने लिखा भी यहाँ पे कि 55 लाख करोड़ और नीचे बॉटम लाइन पे 23 लाख करोड़। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमारे पास जितना टैक्स रेवेन्यू आता है जिससे देश चलता है, उसका 43% रीपेमेंट में ब्याज चुकाने में चला जाता है। और जो विशेषज्ञ हैं, बड़े-बड़े जो प्रधानमंत्री की काउंसिल के भी मेंबर हैं, उनका कहना है कि अगले 2 साल में इस बड़े लोन की वजह से हमारा जो रीपेमेंट होगा, जितना टैक्स आएगा, उससे 50% से ज़्यादा रीपेमेंट हो जाएगा। यानी कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाली बात है। यानी कि हमें और बोरो करना पड़ेगा, और अगले साल का बोरोइंग फिर से करीब-करीब 18 से 20 लाख करोड़ का डिक्लेयर कर दिया गया, 5.9% ऑफ जीडीपी का। इसका मतलब ये हुआ कि अगले साल यानी कि 31 मार्च 2024 को जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा 23-24, तो भारत का कर्जा होगा 175 लाख करोड़। यानी कि उफ, 55 लाख करोड़ से यात्रा शुरू होती है 2014 में जब मोदी जी आते हैं, और अब हम खड़े हैं 155 लाख करोड़ पर। और अगले वर्ष जब मोदी जी जाएंगे, यानी कि जब चुनाव होंगे 2024 के, हम खड़े होंगे 175 लाख करोड़ पे। सर, इतने कर्जे में तो कोई भी नहीं चल सकता। नोरिल रूबिनी ने कहा कि जो स्टैगफ्लेशनरी डेट है, ये कंट्रीज को खत्म कर देगा। भारत उनमें से एक है, और ये मिस्टर डूम कहे जाते हैं। मैं हर उनकी जो भविष्यवाणी है उससे हो सकता है कि इत्तेफाक ना रखूं, लेकिन भारत के कर्जे में डूबने के चांसेस, जिसे डेट ट्रैप कहते हैं, ऑलरेडी वी आर इन द डेट ट्रैप। सर, आपकी टिप्पणी। बहुत भयावह आंकड़े आपने बताए हैं दर्शकों को और मुझे भी। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन मोटे तौर पर इतना तो समझ आता ही है। मान लीजिए मेरा घर हो या आपका घर हो, उस घर पर अगर इतना कर्जा हो और चुकाने में कई पुश्तें, कई पीढ़ियां न्यौछावर हो जाएं और उसके बाद भी कर्ज न चुके, तो जो वर्तमान पीढ़ी है उसे चिंता करने की जरूरत है। उसे समझना होगा कि इससे निकलेंगे कैसे। लगभग यही स्थिति तो श्रीलंका की थी, हमारे पड़ोस की। उसके पास भी तो चीन का बहुत भारी कर्ज था, और भी दुनिया के कर्ज थे उसके पास, आईएमएफ का कर्ज था। और फिर क्या हालत हुई कि अराजक भीड़ ने राष्ट्रपति भवन में जाकर उनकी कुर्सी पर कब्जा कर लिया। भारत जैसा महादेश ये अराजकता भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो छोटा देश था, जैसे तैसे वो शांत भी हो गया, और शायद चीन के दखल के बाद स्थिति सुधर भी रही हो, हम नहीं जानते आंतरिक रूप से श्रीलंका किस दशा में है। लेकिन अगर मोरेल रूबिन की भविष्यवाणी भारत के संदर्भ में सही होने जा रही है, तो हम 2024 में इतिहास की सबसे बड़ी अराजकता का सामना करेंगे। हम ये नहीं कहते कि इस देश में क्रांति होगी, क्रांति संभव भी नहीं है, सर, ये क्योंकि सारे देश आंकड़े का भारत सरकार के हैं, भारत के बजट से है। मैंने कोई आंकड़े अपनी ओर से नहीं बनाए हैं सर। बिल्कुल ना आपने बनाए ना भविष्यवक्ता ने किसी ने, उन्होंने बनाए। रूबिन जी ने जो आंकड़े सरकार खुद घोषित करती हर साल, रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, संसद में दी गई रिपोर्ट्स, उन सब के आधार पर स्पष्ट है कि जो आंकड़ा आप बता रहे हैं 175 लाख करोड़ 2024 तक हो जाएगा, और 2024 में लोकसभा चुनाव आने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस अराजकता की स्थिति में देश आपातकाल जैसे किसी दौर में पहुंच जाए। हो सकता है किसी दिन कोई महामानव आकर ये कहे कि अब चुनाव की जरूरत नहीं है, हम ही इस देश को बचा सकते हैं, हम ही इसे संभाल सकते हैं। और अभी शायद किसी ने कहा भी है, बीजेपी या संघ के किसी बड़े आदमी ने कहा है कि लोकतंत्र का अर्थ सिर्फ चुनाव नहीं होता। यानी ऐसा लग रहा है अब चुनाव उनको अखरने लगे हैं, उनको लग रहा है चुनाव की जरूरत नहीं है। जी। हो सकता है अभी 3 राज्यों के चुनाव में हिमाचल प्रदेश में हार से उन्हें आशंका हुई हो सकता है राहुल गांधी की यात्रा से ऐसे संकेत मिल रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट मिल रही हो कि चुनावी चुनौतियां आसान नहीं होंगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम आने वाले समय में ये देखें कि आर्थिक अराजकता के बहाने, आर्थिक बदहाली के बहाने किसी तरह का एक आपातकाल थोप दिया जाए, और हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके अधिकार, उनकी प्रक्रिया, उनके कामकाज को स्थगित कर दिया जाए। हम सर्वोच्च न्यायालय से लेकर चुनाव आयोग तक सबको देख रहे हैं।
जो सतर्कता आयोग किसी समय, वो विनोद राय साहब की रिपोर्ट्स पर यूपीए की सरकार चली गई देखा जाए, बाद में उन्होंने माफी मांग ली कि मेरा आकलन गलत था। लेकिन आज देश पिछले 8-9 साल से उनकी उन 2G 3G की रिपोर्ट्स के ही कारण तो बदलाव के दौर से गुजरा था, लेकिन आज यही तो हम एक्ट ऑफ जानते भी नहीं। फ्रॉड है, यही तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरवाइव करती आई है, सस्टेन करती आई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वे झूठ का ऐसा तिलिस्म, ऐसा एक जादू खड़ा करते हैं कि जनता और आम लोग उसमें फंस जाते हैं। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर झांकी बनाई गई हो, चाहे अच्छे दिनों के नाम पर बरगलाया गया हो, चाहे दूसरी सरकारों के भ्रष्टाचार के तथाकथित जी काल में यूपीए सरकार के काल से ज्यादा बड़े घोटाले हुए हैं। हम सब जानते हैं कि उस विमान की खरीद में से लेकर और जासूसी के उपकरण तक को खरीदने में जो कुछ हुआ है, वो देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। जी लेकिन बड़ी से बड़ी कपाट अदालतें क्लीन चिट दे कपाट देती तो हैं। सब, सर कपाट तो सबके खुलते हैं, इतिहास सबका लिखा जाता है। और इतिहास बिल्कुल वो नहीं लिखते जो इस समय है, इतिहास बाद वाले लिखेंगे ना, तो तब बिल्कुल बिल्कुल। कलम भी उनकी होगी और पेपर भी उनका होगा। और खैर लेकिन अर्थव्यवस्था बहुत बस आपने इतिहास की बात कही तो एक इतिहास का बहुत बहुचर्चित कोट है, शायद हेरोडोटस जो इतिहास के पिता कहलाते हैं, उन्होंने कहा कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता। इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता। और सच भी है, अगर मनुष्य ने इतिहास से सीखा होता तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। जी जी मैं कई बार अपने, क्योंकि एक विजिटिंग फैकल्टी भी हूं, तो कई बार मैं बात करते करते एक शब्द का उपयोग किया करता हूं और जी उस पे थोड़ी मुस्कान आ जाती है मेरे जो ट्रेनीज होते हैं उनके चेहरों पर। मैंने कहा कि अगर इतिहास शब्द का नाम इतिहास नहीं होता तो क्या होता? तो मैंने कहा उसका क्या नाम बात, होता षड्यंत्र। षड्यंत्र, क्या बात है। क्योंकि इतिहास समझ, में षड्यंत्र के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। कुछ भी नहीं, सच बात है, बिल्कुल तो बिल्कुल इसका सही जो शब्द होता वो षड्यंत्र होता था। और बिल्कुल एक बिल्कुल। लास्ट बात क्या है कि मैं अपने तीसरे मुद्दे पे जाता हूँ। समय की बाध्यता है कि अ, काश कोई प्रधानमंत्री जी को समझाता कि अर्थव्यवस्था सीढ़ियों से ऊपर जाती है, लिफ्ट से नहीं। क्या बात यही है, बहुत कमबख्त वो बढ़िया। चीज यही कमबख्त वो चीज है जो मोदी जी का कहना नहीं मानती है। नहीं कहना मानती। मानती तो शायद उनकी आज व्यवस्थाएं मनमोहन सिंह से बेहतर होती, क्योंकि पिछले लास्ट 8 ईयर्स की जो मोदी जी की जीडीपी ग्रोथ है, एवरेज ग्रोथ है, वो 5.4 है। और लास्ट के 8 साल की जो मनमोहन सिंह की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 6.4 थी, एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऊपर। और पूरे 10 साल को जोड़ लूं और अगले मोदी जी के 2 साल का 7-7% भी जोड़ लूं, तो फिर 10 और 10 को कंपेयर करूं तो मनमोहन सिंह जी का 10 साल का एवरेज था 7.06 और मोदी जी का मैक्सिमम एवरेज होगा 6%। तो भी 1% का डिफरेंस होगा। अंतर कभी कभी रहेगा, और जो कि ना बहुत होता है। कभी कभी ना बोलने वाला भी जादूगर होता है, और जो बोलने बिल्कुल वाला सही। होता है, बड़बोला जो होता है, वो सिर्फ दिखाता है, लेकिन अंदर जो खोखलापन है वो तो लोग देख पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अर्थव्यवस्था सीढ़ियों से ऊपर जाती है, लिफ्ट से नहीं। तीसरा मुद्दा और लास्ट